आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है, जिसमें मैं चीन के विचारक सुन त्जू के चौथे अध्याय के बारे में बात करूंगा। जो इनका चौथा अध्याय किस के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है कुशल प्रबंधन। देखिए, सुन त्जू की सबसे बड़ी बात यह है कि सुन त्जू जो अपनी बात कहते हैं, वो कुछ बातें तो बिल्कुल क्लियर होती हैं क्या कहना चाहते हैं, कुछ बातें क्लियर नहीं होती, लेकिन वो इशारों में होती हैं और उसको समझने के लिए आपको अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके साथ ही आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो बात कह रहे हैं वो आज के किस हालात में को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब जो है बहुत पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी इसको चीन फॉलो करता है। जैसे कि पाकिस्तान और चीन वाले कहते हैं कि हम कौटिल्य को फॉलो करते हैं। हम कौटिल्य को कितना फॉलो करते हैं वो तो खैर हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि रक्षा अध्ययन, सैन्य विज्ञान और राजनीति विज्ञान के शास्त्र के जो विद्यार्थी और शिक्षक हैं, वो उसको भले तवज्जो दें, लेकिन आम जनमानस में कौटिल्य या चाणक्य के बारे में जो जानकारी वो बहुत कम है। और अगर हम उसको तवज्जो देते तो हम कहीं ना कहीं ये मानते कि चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे शत्रु देश हैं। कौटिल्य की इसी बात को सार्थक करने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। जॉर्ज फर्नांडीज, जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, भारत के रक्षा मंत्री थे, एनडीए सरकार थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडीज, खैर उस समय वो जिंदा थे, तो आज खैर वो स्वर्गीय हैं, उन्होंने बात कही थी कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय अ, हमारे एक सम्मानित नेताजी हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी, वो भी जब रक्षा मंत्री थे तो भी उस चीज़ को जानते थे कि चीन की तरफ से खतरे हैं। इस बात का उन्होंने समर्थन अपने एक वक्तव्य में संसद के अंदर भी किया है कि मैं चीन की तरफ से जब मैं देखता था तो मैं भी उससे बिल्कुल डरना नहीं चाहता था और सेना की तैनाती की बात करता था कि चीन आपको डराएगा हमेशा। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि चीन जो स्टेप बाय स्टेप चाल चलता है, क्यों चलता है। लेह के मुद्दे जो भी चल रहे हैं, डोकलाम के मुद्दे जो घेरेबंदी थी 2 महीने तक नहीं टला था, अभी आप देखिए चीन कहीं पर कहता है कि हम पीछे हट रहे हैं, 2.5 किलोमीटर पीछे हुआ, गलवान में फिर वैसे खड़ा है। आप बात करते हैं वो पीछे हटने की बात करता है, लेकिन फिर आपको अचानक है उसके हेलीकॉप्टर दिख जाएंगे। वो संदेश क्या देना चाह रहा है? चीन का सिर्फ एक संदेश है, वो आप हो या दुनिया का कोई देश हो, जिस दिन आप कमज़ोर होंगे या असावधान होंगे वो आप पर हावी हो जाएगा, आकर के घुस करके बैठ जाएगा। जब तक आप सावधान हैं वो नहीं आएगा, वो आपकी गलतियां ढूंढेगा। वो बात आज चीन पर फॉलो नहीं लागू, आज भले चाहे लागू ना हो, लेकिन ये बात उनके जो विचारक हैं, जो सुन त्जू हैं, वो बहुत पहले कह गए हैं। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी आप चीन को समझ पाएंगे। जिस दिन आप चीन के बारे में समझ लिए कि वो कब क्या कार्रवाई करेगा, आप अपनी नीति बना लेंगे, आप अपनी तैयारी रखेंगे। आपको अपनी ओर से 100% तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी आप चीन को काउंटर कर पाएंगे। मैं यहाँ पर किसी जंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए उसकी बात कर रहा हूँ। आप हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहिए, चीन डरा रहेगा। आप संदेश देते रहिए कि मैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम साउथ चाइना सी में जा रहे हैं, हम उसके साथ अपना गठबंधन बना रहे हैं, हम सामान रोक देंगे, कंट्रोल रहेगा। लेकिन जहां आपने उसको आर्थिक युद्ध करने की परमिशन दी, और हम देते आए हैं, कैसे? हमारा आयात निर्यात का जो बैलेंस है
वो तो चीन के फेवर में है। हम हर चीज़ से मंगाते थे, जो चीज़ यहाँ बन सकती थी हमने उसको भी यहाँ पर नहीं बनाना चाहा। तो हमारे दिए हुए पैसे पर तो कूद रहा है, हमारे ही तो आखिर वो दिए हुए पैसे के बल पर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ऐसे एक नहीं, आप मार्केट जाइए, आपको 100 एग्जाम्पल मिलेंगे। जो चीज़ भारत में बन सकती है वो भी नहीं बनती। हम मेड इन चाइना लेना आसान समझते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हम इतना पिछड़े क्यों हैं। तो पिछड़े अपनी नीतियों से हैं। हम टिकटॉक नहीं छोड़ सकते, हम पबजी नहीं छोड़ सकते। अपने आप को टिकटॉकर कहना और फेसबुक पर वीडियो बनाना बड़ा अच्छा लगता है। यही तो है उसका मनोवैज्ञानिक खेल, यही तो है उसका आर्थिक खेल, यही तो आपसे वो लड़ रहा है और आप उसके मोहरे बने घूम रहे हैं। आप जितने लोग काम कर सकते हैं वो आपको टिकटॉक में उलझाया हुआ है। आपकी असली वर्कफोर्स जो युवा है वो आज टिकटॉकर बनी घूम रही है। कोई लाइकी पे, कोई हेलो पे, कोई उस पे मजा लीजिए। तो चलिए आज हम फिर से आपको कुशल प्रबंधन की ओर ले चलते हैं, जो सुन तजू का चैप्टर है, और उसमें क्या कहते हैं सुनिए। उनके अनुसार अच्छे सैनिक पहले खुद को हार की संभावना से परे रखते हैं और फिर दुश्मन को हराने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे आप वेट करिए, उनको छकाइए, अपनी तरफ से कोई गलती मत करिए, अपने हार को आप दूर रखिए और इस मौके की तलाश में रहिए कि जो वो गलती करे उसको हम तुरंत मौका लपक लें और दुश्मन को हराएं। हम आगे चलते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करना हमारे हाथों में है, लेकिन दुश्मन को हराने का अवसर खुद दुश्मन द्वारा दिया जाएगा। मतलब क्या है, हम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें कि हम हारें, लेकिन वो हारने का कब मौका देगा, या अगर हम अपनी बात करें तो हमें कब जीतने का मौका मिलेगा, ये तो दुश्मन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे उन्होंने बात बोली, मतलब यहाँ पे क्या है कि हमको दुश्मन की गलती से पूरा फ़ायदा उठाना है। वो कैसे उठाना है ये आपको खोजना पड़ेगा। तीसरा देखिए क्या कहते हैं, हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने में सक्षम होता है एक अच्छा सेनानी। इसके अभी अब फिर से एक लाइन को आप पूरा फिर से पढ़ समझ जाएंगे। इस प्रकार अच्छा सेनानी हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने में सक्षम होता है, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए कुछ निश्चित नहीं कर सकता। इसलिए एक कहावत है, उसे पता होना चाहिए कि बिना युद्ध किए कैसे जीत हासिल की जाए। बिना युद्ध किए कैसे जीत हासिल करी जाए। अब आप इन दोनों लाइनों को, ये दो अलग अलग मतलब पैराग्राफ हैं, इसको इंटरलिंक करना पड़ेगा कि हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने में सक्षम होता है, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए कुछ निश्चित नहीं कर सकता। इसलिए उसे पता होना चाहिए कि बिना युद्ध किए कैसे जीता जाए। देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो ये कि वो ये कह रहे हैं कि आप हार से बचिए, दूसरा बिना युद्ध किए कैसे जीता जाए। तो या तो ये देखिए ये रक्तविहीन जीत की बात कर रहे हैं जिसपे खून ना बहे। क्लाजविट्स क्या कहते हैं कि हिंसा चरम पर हो, और वो ये भी कहते हैं कि बिना रक्तपात के कैसा युद्ध। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है मामला, क्लाजविट्स से अलग हो रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, रक्तविहीन जीत। रक्तविहीन जीत की बात यहाँ पर मैंने अपने आप से की है, इसलिए की है क्योंकि कैसे जीता जाए बिना युद्ध किए, इसका क्या मतलब हो सकता है। चाहते हैं कि खून ना बहे क्योंकि युद्ध में तो खून बहता है। दूसरा एक चीज़ और हो सकता है यहाँ पर, एक मैटर, वो क्या हो सकता है, ये यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक युद्ध की बात कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या है आपको सबको पता है, आर्थिक युद्ध क्या है आपको मैंने भी बता ही दिया कि हमारा उनका ट्रेड बैलेंस चाइना के फेवर में है, हम कोई सामान नहीं बनाते। मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या है, अभी आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी चीन की सेना ने कुछ दिन पहले लद्दाख में अपनी तैयारियों का वीडियो जारी किया। उसको बताया उन्होंने कि कुछ ही घंटों में हमने सामान और सैनिक दोनों कई हजार किलोमीटर दूर बैठे लद्दाख अपने सैनिकों के पास चीन के भीतरी भागों से पहुंचाया।
उन्होंने इसका एक वीडियो बनाया जिसमें एक जो कमांडर सिटी बजाता है, एक बिल्डिंग से चीनी सैनिक निकलते हैं, अचानक वो बस में बैठते हैं, फिर वो ट्रेन में बैठते हैं और फिर वो सीमा पर पहुंच जाते हैं। कि देखिए हमने कितनी तेज़ी से रिएक्शन किया। अच्छी बात है भाई। प्रश्न यहाँ पे ये था कि जिन लोगों ने उस वीडियो का एनालिसिस किया उन्होंने पाया कि ट्रेन और बस में जो सैनिक बैठे हैं उसमें से एक बार बस या ट्रेन में से एक ही बार सैनिकों ने मास्क लगाया है और एक बार मास्क नहीं लगाया है, बैठे बगल बगल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वीडियो तो इसी कोरोना काल का है, दूसरा वीडियो कोरोना के पहले का है, जो कुछ न्यूज़ चैनलों का जो विश्लेषण है वो बता रहा हूँ। कितने देर में पहुँचे ये तो पता नहीं, लेकिन भाई अब ठीक है, कट कॉपी पेस्ट का ज़माना है, उन्होंने उसको इतनी जल्दी बता दिया। दूरी कुछ भी थी तो 1000-1500 किलोमीटर से कम की तो नहीं थी। कितनी भी तेज़ ट्रेन चलेगी तो ट्रेन उड़ के तो जाएगी नहीं, कुछ घंटे तो लेगी। लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई हम इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच गए। हाँ, बात सही है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 1950 से ही वहाँ पर बेहतर काम कर रहा है, जल्दी पहुँचेंगे, मानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है, हम भी तो आखिर अपनी वहाँ पर जितनी भी ALG है उसको बना रहे हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, हवाई पट्टियों को अपने तैयार कर रहे हैं। कश्मीर में सुनने में आया कि जो 2-3 हाईवे हैं उन पर हमने अपने फाइटर प्लेन को उतारने की तैयारी की है। दौलत बेग ओल्दी में हमने फिर से अपना एक प्लेन है उतारा है, चीनी को वहाँ भेजे हैं, टैंक्स को वहाँ, जो भी कुछ हम कर सकते हैं हम करेंगे। कोई सरकार नहीं चाहती कि कोई देश युद्ध हारे, चाहे वो हमारी हो चाहे वो चाइना की। हमने भी फिर लद्दाख में अपनी जो तैयारियां थी उसका वीडियो जारी करके चीन को दिखा दिया। तो चीन इसी तरह का एक वीडियो तैयार करके एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था। इसको कहते हैं ना कि बिना एक तरीके से जो इन्होंने एक लाइन बोली है कि बिना युद्ध किए कैसे जीत हासिल की जाए, तो एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे थे। तो हमने भी उनसे साइकोलॉजिकल गेम खेला, उन्हें बताया कि हम भी तैयार हैं। जैसे हमारा ये वीडियो आया, चीन ने तुरंत कहा ये वीडियो देखने के बाद और हमारी तैयारियां लद्दाख में देखने के बाद कि भारत को एक लंबे समय से पर्वतीय युद्ध का अनुभव है और अमेरिका और रूस की सेना से बेहतर है भारतीय सेना। तब इन्होंने ये गेम खेलना शुरू कर दिया, तारीफ करना। तो चीन को पता होता है अच्छे से कब क्या करना है। अब आप देखिए, बिना युद्ध कैसे हासिल किया जाए, जीत बिना युद्ध करे कैसे जीत हासिल करें, इसका सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण अगर चीन ने कोई प्रस्तुत किया है तो वो है कोविड-19, वुहान वायरस, या फिर आजकल की जो बीमारी है कोरोना। ये तीनों उसी के नाम है, वुहान वायरस कह लीजिए, कोविड-19 कह लीजिए, कोरोना कह लीजिए। खून तो नहीं बहा इसमें, लेकिन लाखों लोग मर गए। कहावत है कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। पहले उसने अपने यहाँ कोरोना बता करके दुनिया भर से उसने मास्क वो अपने यहाँ मंगवाए, देशों ने दान में मास्क दिए, दान में पीपी सूट दिए। चीन ने फिर उनको अपने पास रिजर्व करके रख लिया। फिर जब देशों ने उसको मांगा, उसी दान को उन्होंने उसको भेजा, पैसे पे ख़रीदा दूसरे देशों ने। थर्ड गेट का सभी अपना सामान लॉन्च कर दिया, सब स्टैंडर्ड सामान बेचे। अब वैक्सीन की बात कर रहा है। हो सकता है कि एक तरीके से संभव है कि वायरस ना निकला हो, लेकिन इस वायरस की जीन्स में चेंज हुए हैं। जो एक लेडी वैज्ञानिक थी जो वहाँ पे काम करती थी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें साफ कहा कि एक अगला वायरस इससे भी खतरनाक आएगा। मतलब क्या तरीका था भाई, वुहान में आखिर आपकी ऐसी लैब क्या काम कर रही थी? कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ के जो जानवर जो जिन पे टेस्ट होते थे, उसको वहीं के जो लोग थे पैसे के लिए वहाँ पास की जानवरों की मंडी में बेच देते थे। ये वायरस वहाँ से फैला है, लेकिन कहीं से फैला हो आपको बताना चाहिए था कि आपके यहाँ एक वायरस फैला है और ऐसा हुआ है, कम से कम लोग तो ना मरते। दूसरा, वुहान के अलावा कहीं और किसी एरिए में आपके ये वायरस नहीं फैला, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के हर शहर हर देश से फैल गया, आपके यहाँ तो एक ही ज़िले में रह गया।
लेकिन दुनिया के और कहीं ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में बाकी सब जगह फैला। तो एक तरीके से भैया बिना युद्ध कैसे जीत हासिल की जाए, तो चीन का तो मनोवैज्ञानिक तरीका था, मैंने आपको बता दिया। अभी लेटेस्ट आर्थिक तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, इन्होंने कैसे कर रखा था, अपना ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में था हमारा। और वायरस, उससे तो आप बच ही नहीं सकते, बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आजकल जो एक नया तरीका है टिकटॉक वाला, मैंने आपको बता ही दिया कि टिकटॉकर गैंग है, टिकटॉक खेलता है, वीडियो बनाता है। भारत का एक ऐसा वर्क फोर्स जिसको अच्छा काम करना चाहिए था, अपना टाइम किसी और काम में व्यस्त करना चाहिए था, तो वीडियो बनाने में उस वक्त अपने स्टेप सेट करने में लगा रहता है, और फिर सोचता है कि शायद उसको उससे कुछ पैसा मिल जाएगा। तो हर तरह से उसने आपको कहीं बिल्कुल बांट के रखा हुआ है। पबजी का आपको पता ही है कि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आजकल में आई है कि कई लाख करोड़ रुपए तो छाप लिया। पबजी नहीं, दुनिया भर से इतने लोग उसके दीवाने हो चुके हैं। तो अगर इस तरह से काम चलेगा तो भाई फिर कैसे होगा। तो ये एक तरीके से बिना युद्ध किए जीत हासिल करने के तरीके हैं। उसने आपको हर जगह बिजी रखा हुआ है, अपनी पॉलिसी चलता है। वैक्सीन भी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है कि कब उसकी वैक्सीन मार्केट में आ जाए, और जैसे ही उसकी वैक्सीन मार्केट में आएगी वो फिर अपनी वैक्सीन को बेचेगा। आप नियत सोचिए, पाकिस्तान तो उसके बहुत बड़े वाले मित्र हैं, पाकिस्तान को उसने अंडरवियर का मास्क बेचा है। सोच सकते हैं क्या मानसिकता होगी। आगे वो लिखते हैं कि हार के खिलाफ सुरक्षा का मतलब रक्षात्मक रणनीति है, और दुश्मन को हराने की क्षमता होने का मतलब है आक्रामक होना। रक्षात्मक होना अपर्याप्त शक्ति को इंगित करता है, जबकि आक्रामक होना शक्ति का प्रदर्शन है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने ऑफेंसिव और डिफेंसिव यह सब कह सकते हैं कि रक्षात्मक और आक्रामक कब होंगे आप, उसका उन्होंने पूरा अंतर कर दिया है कि जब शक्ति ना हो तो उस समय आप रक्षात्मक हो जाएं, जब शक्ति ज़्यादा हो तो आप आक्रमण करें। उन्होंने बिल्कुल उसको कोई अंतर नहीं किया, बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है। अब आगे ये लिखते हैं, वह बिना किसी गलती के अपनी लड़ाई जीतता है। किसी गलती का नहीं करना ही जीत की निश्चितता को स्थापित करता है। इसका मतलब है कि एक दुश्मन पर विजय प्राप्त करना जो कि पहले से ही पराजित है। इस प्रकार कुशल सेनानी खुद को एक ऐसी स्थिति में रखता है जो हार की संभावना को असंभव बना देता है, और दुश्मन को हराने के लिए वह किसी भी पल को नहीं गंवाता। बिना गलती की जीत, उनका साफ मानना है कि युद्ध के मैदान में आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आपके द्वारा की हुई गलती आपके देश पर और आपकी सेना पर भारी पड़ेगी। आगे लिखते हैं, युद्ध में विजयी रणनीतिकार जीत हासिल करने के बाद ही लड़ाई चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात पक्का होनी चाहिए कि हमको जीत कब मिलेगी। जीत की संभावनाएं जिस समय पर्याप्त हों उसी समय आप लड़ाई लड़ने का अपना मूड बनाइए, उसी समय आप लड़ने जाइए। उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट बात बोल दी। आगे लिखते हैं, उत्कृष्ट नेता कठोर कानून को विकसित करता है, बड़ी कठोरता से विधि और अनुशासन का पालन करता है। इस प्रकार सफलता को नियंत्रित करना उसकी शक्ति में है। कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से देखिए, उत्कृष्ट नेता नैतिक कानून को विकसित करता है, बड़ी कठोरता से विधि और अनुशासन का पालन करता है। सफलता को नियंत्रित करना उसकी शक्ति में है। नैतिकता, तानाशाही की बात करते हैं। कठोरता से विधि और अनुशासन का पालन। चलिए आपको मैं इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। लेटेस्ट तो खैर नहीं है, 90 के या 80 के दशक की बात होगी, जब चीन में लोकतंत्र की बात करने के लिए कई हजार छात्र थियानमेन चौक पे आए थे, और वहाँ पर चीन की तानाशाही सरकार ने कठोरता से विधि और अनुशासन का पालन कराने के लिए टैंकों को लगा करके छात्रों को कुचल दिया या मार दिया। टैंक के गोले से मारे गए, फायरिंग हुए,
कहते हैं कई हजार छात्र छात्रा उसमें मरे। तो भाई उत्कृष्ट नेता थे, नैतिक कानून को विकसित कर रहे थे, कठोरता से विधि और अनुशासन को लागू करने का पालन कर रहे थे। और किसी दुनिया के देश ने उस समय लोकतंत्र की बात नहीं करी। लोकतंत्र जो हमको व्यक्ति का अधिकार देती है, कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया ना, कठोरता का वर्ड यूज़ किया है, कठोरता से विधि और अनुशासन। तो उनके यहाँ तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है। आपने कुछ शायद बात करी होगी किसी अधिकार को लेकर के, कठोरता दिखा दी गई विधि और अनुशासन इन दोनों के लिए। और थियानमेन चौक पे हजारों छात्रों की बलि ले ली गई। आगे कहते हैं, विजयी सेना का बहाव ठीक उसी तरह होता है जिस तरह किसी बांध के दरार से हजारों था रुका हुआ पानी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये विजयी सेना का जोश बताते हैं कि एक विजयी सेना में कितना जोश होता है। इस प्रकार मैंने आज आपको अभी सुन त्सुजू के जो चौथे चैप्टर थे उसके बारे में बताया कि किस तरह ये बात करते हैं, क्या लिखे हैं, चीन की सरकार, चीनी नेतृत्व इसको किस तरह लेता है। देखिए, जो इसमें एग्जाम्पल हैं वो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है कि आपको शायद लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया है, वो आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा है और एग्जाम्पल, तो आप उसको वहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरा एग्जाम्पल पर ध्यान दें, क्योंकि मेरे पास जितनी समझ थी उसके हिसाब से ही मैंने चीन को यहाँ पे लिंक किया है। क्योंकि ये सुन त्सुजू हैं, चीन के विचारक हैं, तो यहाँ पर हम इनके विचारों में किसी और देश का तो एग्जाम्पल लेंगे नहीं, उन्हीं के देश का जो हो रहा है उसी का एग्जाम्पल लेंगे। ये थोड़ा बहुत अपने देश का एग्जाम्पल इसलिए लूँगा क्योंकि उसकी नीतियों का असर हम पे पड़ता है। जापान वाले या ऑस्ट्रेलिया वाले क्या एग्जाम्पल लेते हैं वो उन पे डिपेंड करता है, अगर सुन त्सुजू को पढ़ते हैं। तो एक तरीके से आप इस चीज़ को समझें कि मैंने इसको किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, सुन त्सुजू को समझें और जानें, ताकि चीन के प्रति और रक्षा अध्ययन के जो थॉट का पेपर है उसमें सुन त्सुजू जैसे विचारक जो आमतौर पर हम लोगों की पकड़ से बहुत दूर है, हम लोग शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे ही उन पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता था कि शायद ये एक अजीब सा नाम है और कुछ भी लिख देंगे। 2-4 लाइन से ज़्यादा या 2-4 वाक्यों से ज़्यादा हम लोगों ने कभी भी इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप इनको पढ़ने लगेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट जागेगा और आपको समझ में आएगा कि ये तो चीन की पूरी पॉलिसी कहीं ना कहीं इसके चारों तरफ घूमती है। बस आपको समझना होगा और जागरूक रहना पड़ेगा। धन्यवाद।